नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 5 शहर 5 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज इस खास न्यूज बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे शाइस्ता परवीन की पुरानी तस्वीरों की और फरार गुड्डू के तथाकथित धमकी वाले खत की। उसके बाद बात होगी निकाय चुनाव में सपा के नए प्रत्याशी की, जैसे आजम खान का गढ़ बचाने के लिए चुनावी मैदान में सपा ने उतारा है। फिर आपको दिल्ली ले चलेंगे, जहां पर साकेत कोर्ट में महिला पर फायरिंग हुई है, और उसके बाद चारधाम यात्रा की भी बात होगी। और आखिर में आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां केंद्र के खिलाफ कांग्रेस की तैयारियां चरम पर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शाइस्ता बिना बुर्के के नजर आ रही है। ये वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है, जो काफी पुराना लग रहा है। साथ ही उस शादी समारोह का एक फोटो भी सामने आया है, जिसमें शाइस्ता दुल्हन के बगल में बैठी हुई नजर आ रही है। उधर फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम की एक तथाकथित धमकी भरी चिट्ठी वायरल हो रही है। चिट्ठी में गुड्डू मुस्लिम पीआईएल दाखिल करने वाले वकील देवेंद्र तिवारी को धमकी दे रहा है। साथ ही 20 लाख रुपए लेकर प्रयागराज पहुंचने की धमकी दे रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल चिट्ठी की जांच में जुटी है। चिट्ठी में सीएम योगी और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश का भी नाम शामिल है। हालांकि इंडिया वॉइस इस वायरल चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। देखिए चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र तिवारी, तुझे इतना समझाया गया लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। तेरी पीआईएल की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ रही है। इस तरह की ये बातें इस चिट्ठी में, गुड्डू बमबाज गुड्डू मुस्लिम की चिट्ठी। और ये देखिए शाइस्ता परवीन का वायरल वीडियो। शादी समारोह में एक दुल्हन के बाजू में बैठी हुई शाइस्ता परवीन, वही शाइस्ता परवीन जो हमेशा बुर्के में नजर आती थी, लेकिन बुर्के में नहीं है शाइस्ता परवीन। और नीचे इस चिट्ठी में लिख रहा है गुड्डू मुस्लिम, तेरा बाप बहुत बुरा होगा अगर पैसे नहीं भिजवाए गए तो। ये सीधी धमकी गुड्डू बमबाज की, गुड्डू मुस्लिम की, और ये शाइस्ता परवीन नजर आ रही है। देखिए बिना बुर्के में शाइस्ता परवीन की फोटो, और ये गुड्डू मुस्लिम, उसमें लिख रहा है तेरा बाप बहुत बुरा होगा, तू कहां कहां रहता है मुझे पता है, तेरे कारण ही मेरे खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। ये गुड्डू बमबाज कहता हुआ नजर आ रहा है इस चिट्ठी में। पीआईएल दाखिल करने वाले वकील को धमकाया गया, 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। ये देखिए 20 लाख की रंगबाजी और रंगदारी। यूपी एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी गुड्डू बमबाज ने किया है। और ऐसे में फरार शाइस्ता परवीन के लगातार एक पे एक वीडियो सामने आ रहे हैं। कभी वो अतीक के शूटर्स के साथ नजर आती है, कभी वो शादी समारोह में शिरकत करने हुए पहुंची होती है। हालांकि ये ताज़ा वीडियो हैं, नए वीडियो हैं, कब के वीडियो हैं, कितने दिन पुराने हैं, कितने साल पुराने हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, जो अब देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि खबरें ये भी थी कि शाइस्ता परवीन, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन आज सरेंडर कर सकती है। फिलहाल इसको लेकर भी कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। लेकिन इंडिया वॉइस इस चिट्ठी की और उस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। हम फिर कह रहे हैं, इंडिया वॉइस इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन खबर दिखाना दर्शकों के लिए, खबर दिखाना देश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही खबरें चर्चा का विषय हैं देश में, सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रही हैं। गुड्डू मुस्लिम कह रहा है तू नहीं मान रहा है, तू उस हरामी योगी के कहने पर पीआईएल करके मुझे बहुत उछल रहा है। ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है गुड्डू बमबाज, वो गुड्डू बमबाज जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था, वो गुड्डू बमबाज जो धड़ाधड़ गोलियां चला रहा था, वो गुड्डू बमबाज जिसने बम फेंके थे। ये कह रहा है इतनी गोलियां मारी जाएंगी कि पुलिस भी कंफ्यूज हो जाएगी। कल 20 लाख रुपए लेकर इलाहाबाद पहुंचाना अपनी गाड़ी से, ये धमकी दे रहा है गुड्डू बमबाज। सीधे तौर पर धमकी पीआईएल दाखिल करने वाले वकील को कि इतनी गोलियां मारी जाएंगी, जो दबंग फिल्म का डायलॉग था सलमान खान का, कि इतनी गोलियां मारी जाएंगी, इतने छेद करेंगे, ऐसे ही गुड्डू बमबाज कह रहा है कि पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी, गाड़ी से वहां पहुंच जाना, मेरे आदमी आकर तेरे से ले लेगा। ये बात कह रहा है गुड्डू बमबाज।
तो ये वीडियो है जो तेजी के साथ वायरल है, चिट्ठी है जो तेजी के साथ वायरल है, लेकिन सवाल यही है आखिरकार कि कानून के हाथ आखिरकार शाइस्ता परवीन के गिरफ्तार तक क्यों नहीं पहुंचे हैं। सवाल यह है कि आखिरकार शाइस्ता परवीन कहां छिपी हुई है, शाइस्ता परवीन को किसका संरक्षण है, जो अब तक शाइस्ता ना तो अपने मरे हुए बेटे का मुंह देखने आई, ना अपने पति का मुंह देखने आई, ना दोनों के जब सुपुर्द खाक किया गया उनको, ना तब वहां पहुंची। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि शाइस्ता आ सकती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन शाइस्ता लगातार पुलिस की नजरों से भाग रही है, शाइस्ता लगातार पुलिस की नजरों से ओझल हो रही है। और ये वीडियो नया आ गया है शाइस्ता परवीन का। आजम खान का आखिरी सियासी किला यानी कि स्वार विधानसभा सीट बचाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुराधा चौहान को दे दी है। स्वार सीट सपा का गढ़ मानी जाती है और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त होने के बाद अब खाली हुई है। ऐसे में अब आजम खान के आखिरी सियासी किले को बचाने की जिम्मेदारी अनुराधा चौहान के कंधों पर है। 20 अप्रैल को नामांकन के आखिरी दिन सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि अनुराधा चौहान रामपुर की जिला पंचायत सदस्य हैं और आजम खान कैंप के बाहर का चेहरा मानी जाती हैं। अनुराधा चौहान का पहला विधानसभा का चुनाव होगा। आजम का गढ़ क्या बचा पाएंगी अनुराधा चौहान, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक इस स्वार सीट से मुस्लिम प्रत्याशी जीतता आया है पिछले 3 बार से। अनुराधा चौहान ऐसे में हिंदू क्षत्रिय प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी ने उन पर दाव चला है। हालांकि ये दाव किस रणनीति का हिस्सा है तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, सवाल यही है कि आजम का गढ़ क्या बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे अनुराधा चौहान, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की सीट थी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम, जिनकी सदस्यता चली गई थी 2 साल की सजा के ऐलान के बाद। तो आजम कैंप का बड़ा चेहरा मानी जाती हैं अनुराधा चौहान। अनुराधा चौहान का ये पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव नाक का सवाल है, साख का सवाल है समाजवादी पार्टी के लिए। 20 अप्रैल को नामांकन के आखिरी दिन सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन दाखिल किया। जिला पंचायत सदस्य हैं रामपुर से, आजम खान कैंप के बाहर का चेहरा हैं। अनुराधा चौहान का ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसको अनुराधा चौहान लड़ेंगी। अब आजम खान के आखिरी सियासी किले को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अनुराधा चौहान। ये चेहरा आपको नजर आ रहा है। नामांकन दाखिल करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में अनुराधा चौहान पहुंची और अनुराधा चौहान के कंधों पर ही पूरा दारोमदार है। आजम खान की सियासत को बचाने का, आजम खान के परिवार की सियासत को बचाने का, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा रामपुर बचाने का। रामपुर यानी कि स्वार सीट, रामपुर तो समाजवादी पार्टी से चला ही गया। बीजेपी क्या प्रत्याशी वहां से जीता जब उपचुनाव हुए रामपुर से, लेकिन स्वार सीट रह गई थी अब्दुल्ला आजम की, आजम खान के बेटे। लेकिन उनकी साथ भी वही हश्र हुआ जो उनके पिता के साथ हुआ। 2 साल की सजा के ऐलान के बाद उनकी भी विधायकी चली गई, विधानसभा सदस्यता चली गई। इसके बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ और समाजवादी पार्टी ने इस बार हिंदू कैंडिडेट पर दाव खेला है। तो आजम खान के सियासी किले को बचाने की जिम्मेदारी है अनुराधा चौहान पर। 20 अप्रैल को इन्होंने यानी कि कल के दिन नामांकन दाखिल किया था, लेकिन सवाल यही है। देखिए, शिवपाल यादव के साथ भी नजर आ रही हैं और अखिलेश यादव भी हैं साथ में। तमाम बड़े दिग्गज हैं समाजवादी पार्टी के।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आजम खान का आखिरी सियासी किला यानी कि स्वार विधानसभा सीट बचाने की जिम्मेदारी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुराधा चौहान को दे दी है। स्वार सीट पर सपा का गढ़ मानी जाती है स्वार सीट, और अब्दुल्ला आजम की सदस्यता समाप्त होने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब आजम खान के आखिरी सियासी किले को बचाने की जिम्मेदारी अनुराधा चौहान के कंधे पर है। 20 अप्रैल को नामांकन के प्रत्याशी के अनुराधा चौहान ने कलेक्ट्रेट पहुंची और नामांकन उन्होंने दाखिल किया। चंदन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, अनुराधा चौहान को जिम्मेदारी दी गई है समाजवादी पार्टी के इस गढ़ स्वार को बचाने की, लेकिन अनुराधा चौहान कितनी कामयाब हो पाएंगी, कितनी कामयाब होती नजर आ रही हैं? चंदन, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है जी। अनुराधा चौहान सपा का गढ़ बचाने में कितनी कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि चुनाव को लेकर जिस तरह से जो बिल्कुल देखिए, अनुराधा चौहान की अगर बात कर लिया जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो भी वहां से जो है अपनी पूरी दावेदारी कर रही है, और वो मैदान में लगातार बनी हुई है, लगातार घर घर लोगों से संपर्क कर रही है। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के जो और जो बूथ अध्यक्ष से लेकर और जो बूथ के जो कार्यकर्ता है वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के अनुराधा की अगर बात कर ले जाए तो अनुराधा भी लगातार अपनी दांव पेच में लगी हुई, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से और कौन कितनी जो है कौन दावेदारी करता है और कौन जो है जीत हासिल करता है जी। लेकिन चंदन, अब तक हमने देखा है कि लगातार 3 बार से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतता आया है रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से। ऐसे में समाजवादी पार्टी का हिंदू चेहरे पर दाव चलना कितना जायज कदम है, और इससे सियासी नफा नुकसान कितना है? देखिए, इससे पहले जो विधायक स्वर विधानसभा सीट से रहे हैं वो आजम खां के बेटे रहे हैं। उसके बाद ये जो समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है तो कहीं ना कहीं देखिए समीकरण को देखते हुए उतारा। लेकिन वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र है वो, तो वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा तो साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि जो आमने सामने की जो टक्कर दिखाई दे रही है उसमें कहीं ना कहीं दांव मारती हुई भारतीय जनता पार्टी ही नजर आएगी जी। बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। शुक्रवार सुबह कोर्ट का काम शुरू हुआ ही था कि बदमाशों ने साकेत कोर्ट में ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने साकेत कोर्ट परिसर में एक गोली पर फायरिंग की। पुलिस की मौजूदगी और लोगों की भीड़भाड़ के बीच बदमाशों ने लड़की को 4 गोलियां मारी। इससे लड़की कोर्ट परिसर में ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जिस लड़की पर गोलियां चली हैं उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे इलाज के लिए एम्स रेफर किया गया है। हमलावरों की पहचान और धरपकड़ के लिए अभियान छेड़ दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान हो गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है और ये लड़की को गोली मारने का मामला सामने आया। फिलहाल हालत गंभीर और इलाज एम्स में जारी है। नितिन जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से। नितिन, साकेत कोर्ट में आखिरकार वजह सामने क्या आई है? क्यों आए थे ये बदमाश वकील के भेष में? कौन थे? क्यों इस महिला को निशाना बनाया गया? कुछ अपडेट? देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से सुबह के टाइम आज साकेत कोर्ट के अंदर जो गोलियों से महिला को जो है 4 गोली मारी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ पैसों का लेन देन था। 25 लाख रुपए की बात यहाँ आ रही थी सामने की महिला पे 25 लाख रुपए थे। जो वकील था वो वकील पहले काउंसलिंग बार का जो है कुछ पद भी उसे दिया गया था, अध्यक्ष के पद पे था, उसे निलंबित कर दिया गया, उस पद से हटा दिया गया। लेकिन उसी के बाद बताया जाता कि उसका जो कमलेश है उसकी पहचान कर ली गई है। वकील के भेष में जो आया था वो वहाँ पर बार काउंसलिंग का भी अध्यक्ष था। वकील के भेष में आया था?
देखिए बिल्कुल, जो ये पहले था वकील के भेष में इसने कोर्ट परिसर के अंदर एंट्री करी, जो तमंचा लेके यहाँ पहुंच रहे थे वकील, तो उसी को देखते हुए जब आज सुबह साकेत कोर्ट खुला ही था, खुलने के बाद तुरंत इसमें महिला के ऊपर जो है फायरिंग में महिला के ऊपर जो है एक पेट में गोली लगी, उसके हाथों में गोली लगी। तो पुलिस ने जो है जल्दी से उसे एम्स के लिए रेफर कर दिया गया, दिल्ली एम्स में उसे महिला का इलाज चल रहा है। लेकिन बताया जा रहा है जो वकील था, वकील का भेष बना के आया था, लेकिन पहले ये भी बताया जा रहा है कि वो वकील जो था काउंसिलिंग बार का वहाँ पर अध्यक्ष था, उससे पहले भी उसने कुछ मामले को देखते हुए उसे निलंबित वहां से कर दिया गया था, उस पद से हटा दिया गया था। लेकिन आज जब सुबह साकेत कोर्ट में उसकी पहचान कराई गई है, विनोद उर्फ कमलिस्ट के नाम से इसमें नाम है इसका, बताया जा रहा है कि आखिरकार यहाँ वकील पहले बैठता था यहाँ पर जो अपने चैम्बर बनाया हुआ था, लेकिन उसी के बाद में महिला को उसने गोली मारी है। तो 25 लाख रुपए का मामला सामने आ रहा था, 25 लाख रुपए उसने महिला को दिए थे जिसको गोली मारी। आज किसी मामले में महिला जो है गवाही देने के लिए कोर्ट में आई थी, तो कोर्ट में आने से ही सुबह के टाइम में जैसे वो गवाही देने के लिए पहुंच रही थी सुबह कोर्ट के अंदर, तो पहले मैं अंदर जाने से परिसर के अंदर कोर्ट में जब पहुंचा तो महिला को जो है गोलियों से उसने भून डाला, तो 4 गोली महिला को लगी थी। तो महिला को वहीं के जो एसएचओ हैं खुद उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा के महिला को गोली क्यों मारी, इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कोई पुराना विवाद चल रहा था? जो खबरें आ रही हैं कि यह कि महिला के साथ पुराना विवाद था तो क्या विवाद था? महिला कोर्ट में क्यों आई हुई थी? किसी गवाही के सिलसिले में आई हुई थी, किसी केस के सिलसिले में आई हुई थी, या किसी कागजी कामकाज के सिलसिले में आई हुई थी? देखिए शिवम, बिल्कुल महिला का कुछ पहला विवाद इसमें बताया जा रहा है कि उस वकील का और महिला का कुछ पहले विवाद चल रहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि 25 लाख रुपए की लेन देन का मामला इसमें चल रहा था कि 25 लाख रुपए जो महिला को दिए उसने, तो उसमें महिला फिर भी दोबारा जो है गवाही देने के लिए आई, क्योंकि पुराना मामला इसमें रंजिश का मामला बताया जा रहा है कि पहले कुछ मामला हुआ था कोर्ट के बाहर, तो उनके जो पीड़ित परिवार है उन्होंने जो है मामले को छिपाने के लिए 25 लाख रुपये महिला को दिए थे। लेकिन उसी के बाद जब महिला वहाँ पहुंची तो महिला को देखते ही कोर्ट के अंदर, जब सुबह के टाइम सुबह 10 बजे कोर्ट खुला था, तो सुबह एंट्री करने से पहले तो महिला को वहाँ पर 4 गोलियां मार दी थी। लेकिन उसके बाद में सबसे पहला सवाल तो शिवम यही उठता है कि दिल्ली के साकेत कोर्ट के अंदर जहां चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस तैनात रहती है, जहां पुलिस के जवान तैनात रहते को उसके कोर्ट परिसर के अंदर हर चैम्बर के बाहर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहता है कि आखिरकार उससे पहले भी एक मामला कोर्ट के अंदर हुआ था जब बदमाश को गोली मारी थी, तो बदमाश को उस टाइम दिल्ली पुलिस ने पकड़ के जब भी उसका एनकाउंटर में उसे ढेर कर दिया गया था। लेकिन उस पर पहले से सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस आ रही है, क्योंकि इस तरीके के मामले जो है लगातार आ रहे हैं। चाहे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड सरकार पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी कर रही थी। यात्रा को ठीक तरीके से संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन भी जी जान के साथ जुटा है। और इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा को लेकर अहम जानकारी दी। सीएम ने ऋषिकेश से राज्य में चार धाम यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सीएम धामी ने कहा कि अभी तक लगभग 16 लाख लोगों ने चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया था। हमारी सरकार आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु सदैव प्रतिबद्ध है। उधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। इससे पहले चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन को लेकर यात्रियों में काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और ऐसे में सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म कर दी। इसके अलावा चारधाम में श्रद्धालुओं की सीमित संख्या का आदेश भी वापस ले लिया है, लेकिन यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अभय केंतुरा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से। अभय, चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है, इस बार कैसी रहने वाली है चारधाम यात्रा? क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है कि सरल सुगम रहेगी। अभय जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से इस चारधाम यात्रा को सरल, सुरक्षित और सुगम बनाने के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बाकायदा ऋषिकेश से जो यात्रियों का पहला दल था उसको हरी झंडी दिखाकर यहां पर रवाना किया है, क्योंकि कल से ये चारधाम यात्रा विधिवत रूप से यहां पर शुरू हो जाएगी। कल 22 अप्रैल को जो गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम है उन दोनों धामों के कपाट यहाँ पर खुल जाएंगे। उसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुल रहे हैं। ऐसे में इस चारधाम यात्रा में जो लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का दावा सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए कोशिश सरकार की यही है कि जो यात्रा मार्गों की जो पड़ाव है वहां पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या दूसरी जो प्रबंधन की व्यवस्था है उनको देने का काम सरकार की तरफ से वहां पर किया जाएगा। यात्रियों को लगातार ये कह सकते हैं कि मौसम की भी जानकारी यहां पर देने का काम किया जाएगा। उसके लिए बाकायदा जो चौकियां वहां पर पर्यटन जो चौकियां वहां पर बनाई गई है उसके माध्यम से यात्रियों को सूचना देने का काम वहां पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से कोई यात्री मौसम खराब होने की वजह से कहीं पर परेशानियों में ना फंसता हुआ नजर आए। इसके अलावा
अलावा सरकार ने इस बार ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डॉक्टरों की जो टीमें हैं उनको पहले से ही जो यात्रा मार्गों जो पड़ा है वहाँ पर तैनात करने का काम कर दिया गया। जो नर्सिंग स्टाफ है उसको भी वहाँ पर ड्यूटी पर लगाया गया ताकि किसी भी प्रकार से कोई श्रद्धालु या यात्री को अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी होती है तो उसको यहाँ पर तुरंत उपचार वहाँ पर दिया जा सके। इसके अलावा हर यात्री से यही एक अपेक्षा यहाँ पर की जा रही है कि जब वो यात्रा पर आए तो कम से कम अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ अपने डॉक्टर से पूछ कर यहाँ पर आए कि किसी प्रकार से उन्हें कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना यहाँ पर न करना पड़े। इसके अलावा पहली बार सरकार ने रोटेशन प्रणाली के तहत इस यात्रा को संचालित करने का काम यहाँ पर किया है। यानी जो दल वहाँ पर जाएगा, जो धामों में जो लोग वहाँ पर जाएंगे, धामों की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से जो क्षमता वहाँ पर निर्धारित की गई है, जब वो वापस आएंगे तो दूसरे लोगों को या दूसरे जो श्रद्धालु है उनको भेजने का काम वहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो रोटेशन प्रणाली है उसको लगाने का काम वहाँ पर कर दिया गया है। उसके लिए परिवहन विभाग की जिम्मेदारियाँ वहाँ पर तय कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार से जो भीड़ प्रबंधन है वो यहाँ पर मैनेज हो सके, उसको संतुलित तरह से रखा जा सके, धामों में अनावश्यक भीड़ न जमा हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से कोविड संक्रमण का साया इस समय से यात्रा पर बढ़ता रहा तो ऐसे में संक्रमण आगे न बढ़े। तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए चुनावी साल में केंद्र सरकार को करने के लिए कांग्रेस ने वक्ताओं की तलाश शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस तेज तर्रार वक्ताओं का चयन करने जा रही है, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार की गलत नीतियों पर प्रहार किया जाएगा। राजीव भवन में वक्ता चयन कमेटी के सदस्यों की बैठक हुई। कमेटी के सदस्य अपने प्रभार जिलों में 22 से 30 अप्रैल तक वक्ताओं की खोज करेंगे। ये वक्ता जिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल और विभाग प्रकोष्ठ तथा कांग्रेस विचारधारा से जुड़े लोग होंगे। साक्षात्कार के माध्यम से हर जिले में न्यूनतम 10 वक्ताओं का चयन किया जाएगा और इस तरह से प्रदेश भर में 330 वक्ता खोजे जाएंगे। तो जिलेवार तेज तर्रार वक्ताओं का चयन कर रही है कांग्रेस पार्टी और तेज तर्रार वक्ताओं का चयन करके कुल 330 वक्ता पूरे राज्य भर से खोजे जाएंगे और इनको काम दिया जाएगा कि किस तरह से पिछली रमन सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर जनता को बताएं, केंद्र सरकार की पॉलिसीज, खराब पॉलिसीज के बारे में जनता को बताएं और जागरूक करें और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाएं। ये काम तेज तर्रार इन वक्ताओं को दिया जाएगा जिनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ में खोजने की कवायद जो है वो तेज की गई है। 22 अप्रैल से ये अभियान शुरू होगा। तेज तर्रार वक्ताओं का चयन करेगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी। तो तेज तर्रार वक्ताओं का चयन किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। राज्य भर में जिलेवार खोजेगी वक्ता। ये वक्ता होंगे महिला कांग्रेस से, NSUI से, कांग्रेस से, युवा कांग्रेस से और इन वक्ताओं का चयन करके इन वक्ताओं को आवाज़ बनाया जाएगा, जिले की आवाज़ बनाया जाएगा प्रदेश की। क्योंकि 2023 का साल है और महज 5 से 6 महीने के अंतराल के बाद चुनाव भी है छत्तीसगढ़ में और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सारी कवायदें तेज की गई हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो 22 अप्रैल से आवाज़ वक्ता चयन अभियान जो है कांग्रेस का वो शुरू होने जा रहा है। 22 तारीख से अभियान शुरू होगा और वक्ताओं को खोजा जाएगा। मनोज शुक्ला जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ, हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव। मनोज शुक्ला, क्या है अभियान आवाज़ वक्ता चयन अभियान और कैसे पार्टी जीत पाएगी कांग्रेस पार्टी 23 किरण में इस अभियान के जरिए?
जी, चुनावी साल चल रहे हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस कोई भी किसी प्रकार का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसीलिए कांग्रेस ने रणनीति बना के नए नए प्रवक्ताओं को जिले वाइज में, एक जिले में 10-10 प्रवक्ता नियुक्त करने का फैसला किया हुआ है, जिसे लेकर कल एक बैठक हुई। बैठक में ये फैसला लिया गया कि एक विधानसभा में हमारे 10-10 तेज तर्राक प्रवक्ता नियुक्त होंगे, जिसे लेकर बीजेपी आड़े हाथे कांग्रेस को ले रही है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर कोई फर्क इस प्रकार का नहीं पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसके साथ 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।